चलेगा बच्चों, अगर फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है यूथ क्लास पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी एक सीरीज चल रही है, एक मुहिम चल रही है उत्तराखंड व्यक्तित्व। काफ़ी फ़ोन, काफ़ी कॉल्स, मैसेज आ रहे थे, है ना, उसको लेके कि सर ये करवा दो। तो उसी का जो है हम लोग अगला पार्ट 2 शुरू करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। देखिएगा, पार्ट 2 जो है उत्तराखंड पर्सनैलिटी का, ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो कोशिश करूंगा कि ये जल्दी से जल्दी उत्तराखंड पर्सनैलिटी में आपको निपटा दूँ, और यहाँ से जो बनने वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में एसआई और पटवारी के लिए, बहुत हद तक आपका जो है सपोर्ट करेंगे ये क्वेश्चन, है ना, एसआई और पटवारी बनने में। तो देखिएगा, कल हमने 5 पर्सनैलिटियाँ पढ़ी थी, आज छठी पर्सनैलिटी है बैरिस्टर मुकुंदी लाल। ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल बर्थवाल। बैरिस्टर मुकुंदी लाल बर्थवाल जन्म लिखेगा 12 अक्टूबर 1885 को पाटली गांव चमोली में। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी फेमस व्यक्ति है उत्तराखंड के, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, है ना। जन्म हुआ था 12 अक्टूबर 1885 को पाटली गांव चमोली में। ठीक है, देखिएगा बच्चों, अगर बैरिस्टर मुकुंदी लाल की बात कहूँ आपसे, तो पहली बार ये जब इंग्लैंड गए, ठीक है, ये जो लॉ की पढ़ाई करने, तो 1913 से 1917 के बीच में बताया जाता है कि 1918 इस बीच में इनकी जो मुलाकात हुई तिलक से हुई। ठीक है, बीजी तिलक, जिन्हें आपको पता होगा कि वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा है। ये वही तिलक है जिनने क्या कहा, जिन्हें गर्मपंथी लीडर बोला जाता है मेन, है ना। ये वही तिलक है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में 1918-1908 के आसपास में और 1914 में जेल गए थे। तो इनसे काफी मोटिवेट थे और ये काफी क्रांतिकारी विचार के थे, तो ये इनके उससे क्या हो गए, मोटिवेट हो गए बैरिस्टर मुकुंदी लाल बर्थवाल। ठीक है, तो इतने मोटिवेट हो गए कि बच्चों, जैसे 1918 में बताया जाता है कि ये भारत आए, तो इनको भी सीधे जेल में पकड़कर नैनी जेल यानी कि इलाहाबाद में इनको नजरबंद कर दिया गया। कहाँ पे? इलाहाबाद में। किसको? बैरिस्टर मुकुंदी लाल को। अब ये क्या हो गए बच्चों, अब ये ज्यादा एक्साइट हो गए और ज्यादातर उतावले हो गए। ऐसे कैसे कर दिया यार मेरे साथ, है ना, मैं तो सिर्फ एक विचारधारा को फॉलो कर रहा था। तो अब यहाँ से इनका जो राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल जो लाइफ होती है, कैरियर होता है, वो स्टार्ट होता है बहुत बड़े लेवल पे। ठीक है, आपने सुना होगा कि 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर। जो ये स्वराज पार्टी थी, आपको पता है, असहयोग आंदोलन के क्या करने के बाद, समाप्त होने के बाद इन लोगों ने ये स्थापित की थी। तो 1923 में स्वराज पार्टी स्थापित हुई थी और 1926 में इस स्वराज पार्टी के टिकट से गढ़वाल से जो है ये चुनाव जीते थे। ठीक है, और ये जो स्वराज पार्टी थी, इसका उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश असेंबलियां है उनमें घुसकर भारतीयों की जो बात है, जो उनके मतलब जो भी बात है, वो हम जो है असेंबलियों से घुस के रखेंगे। कहाँ पे? ब्रिटिश पार्लियामेंट में या ब्रिटिश हुकूमत के सामने। तो इसी क्रम में स्वराज पार्टी के टिकट से 1926 में ये जो है, याद रखिएगा, क्या जीते? चुनाव जीते। इसके बाद देखिएगा, बैरिस्टर मुकुंदी लाल 1962 से लेके 1967 के बीच में जो है लैंसडाउन के एमएलए रहे। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, एमएलए की फुल फॉर्म ये होती है। तो 1962 से 1967 के बीच में जो ये थे एमएलए रहे, कहां पे? लैंसडाउन सीट से। उसके बाद आगे बात करते हैं इनकी। तो इसके बाद इन्होंने जैसे ही ये कार्यकाल खत्म हुआ, तो तुरंत जो है इनने संन्यास ले लिया। किससे बताइएगा? राजनीति से संन्यास ले लिया। ठीक है, किसने ले लिया? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। ठीक है, सीधे राजनीति से संन्यास ले लिया। अब इनका कुछ मन अलग करने का था, समझ आना, इनका मन कुछ अलग करने का था। तो इन्होंने क्या किया, इसके बाद अपना जो जीवन समर्पित कर दिया, वो चित्रकारी और गढ़वाल के जो मेन समझ में आना पेंटिंग्स, चित्रकारी थे, इन पे लगा दिया और साहित्यिक जीवन में लगा दिया। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, आपको पता होगा, 1969 में एक पुस्तक लॉन्च की जिसका नाम था गढ़वाल पेंटिंग। क्या था? गढ़वाल पेंटिंग्स इनकी पुस्तक थी, इसकी लॉन्चिंग की थी इन्होंने। ठीक है, 1969 में। और इसी बीच में इन्होंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मौलाराम थे, आपको पता होगा, है ना। तो गढ़वाली चित्रकला की जो शुरुआत होती है वो पृथ्वीपति शाह के टाइम पे होती है। 1658 से शुरू होती है पृथ्वीपति शाह के टाइम से गढ़वाली चित्रकला। उसी गढ़वाली चित्रकला का जो प्रमुख चित्रकार होता है वो होता है मौलाराम। समझ में आना। तो मौलाराम के चित्रों को याद रखेगा, मौलाराम के चित्रों को
विश्व स्तरीय पहचान दिलाने का जो काम किया था वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौला राम के जो चित्र थे, समझ में आना, उनको विश्वविख्यात बनाने में सबसे अहम भूमिका किसकी रही है? तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इसके अलावा इन्होंने सम नोट्स ऑफ मौला राम भी लिखी है ना, सम नोट्स ऑफ मौला राम, ये पुस्तक भी लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, समझ में ना। इसके अलावा इन्होंने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का भी केस लड़ा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का भी इन्होंने केस लड़ा था, समझ में आना, काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो पूछ सकता है कि मौला राम के चित्रों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाला व्यक्ति कौन था? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। इनकी गढ़वाल पेंटिंग कब प्रकाशित हुई? 1969 में। और सम नोट्स ऑफ मौला राम किसकी पुस्तक है? इनकी है। और क्वेश्चन आ सकता है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जो केस है वो किसने लड़ा? बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने लड़ा। ठीक है, याद रखेगा। इसके बाद जो अगली पर्सनैलिटी है बहुत फेमस है उत्तराखंड के नजरिए से, है ना, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। जन्म लिखेगा 20 मई 1900 ईस्वी में और कौसानी में हुआ था। ठीक है, अब कौसानी वर्तमान जो है वो बागेश्वर में आती है, याद रखिएगा। कहां आती है? बागेश्वर में। इनके बचपन का नाम गुसाई, गूसो ये था। ठीक है, इस इनके दोस्त इन्हें गूसो बोलते थे और बचपन का नाम इनका गुसाई था। जन्म कब हुआ सुमित्रा नंदन पंत का? 20 मई 1900 ईस्वी को। कहा? कौसानी, बागेश्वर में। ठीक है, ये छायावादी कवि थे, याद रखिएगा, छायावादी कवि थे। ठीक है, दूसरा, इन्हें प्रकृति के चितेरे कवि बोला जाता है, याद रखिएगा, प्रकृति के चितेरे कवि बोला जाता है। ठीक है, चितेरे कवि बोला जाता है, याद रखिएगा। छायावादी कवि थे, प्रकृति के चितेरे कवि बोला जाता था। और कौसानी में इनका जन्म हुआ। कहां? बागेश्वर में, 20 मई 1900 को, सुमित्रा नंदन पंत का। अब बच्चों, इनकी जो शिक्षा दीक्षा होती है, याद रखिएगा, वो इलाहाबाद में होती है। इलाहाबाद में ये जाते हैं। इलाहाबाद में शिक्षा के उच्च शिक्षा के दौरान ही इन्होंने वीणा व पल्लव, इनकी जो बुक है, याद रखिएगा, वीणा व पल्लव के कुछ अंश लिखे। ठीक है, इलाहाबाद में उच्च शिक्षा के दौरान ही इन्होंने वहां पे वीणा और पल्लव के कुछ अंश लिखे। इसके बाद देखिएगा, इनकी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण इवेंट जो होता है 1960 में होता है। 1960 में इन्हें कला व बूढ़ा चांद, याद रखिएगा, कला व बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार, याद रखेगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। समझ में ना, कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में। थोड़ा साहित्य अकादमी से भी मैं आपको रूबरू करवा देता हूं। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, याद रखेगा, 1955 से देने शुरू हुए थे। ठीक है, पहला जो हिंदी का मिला था वो आई थिंक माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। ठीक है, पहला साहित्यिक पुरस्कार माखन लाल चतुर्वेदी को मिला था। हिमतरंगिणी के लिए पूछा जा चुका है, याद रखेगा। ठीक है, हिमतरंगिणी के लिए माखन लाल चतुर्वेदी को पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब जो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना बच्चों, ये संविधान की जो अनुसूची 8 है वर्तमान में, उसमें उल्लेखित 22 भाषाओं में किसी भी भाषा के लिए मिलता है। समझ में ना, इसमें आपका अंग्रेजी भी है और देन आपका क्या है बताइएगा, अंग्रेजी प्लस राजस्थानी 2 ऐड हो जाती है। ठीक है, अंग्रेजी प्लस राजस्थानी 2 ऐड हो जाती है। तो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार टोटल वर्तमान में 24 भाषाओं के लिए दी जाती है, क्योंकि 22 भाषा तो वो जो आपके संविधान की अनुसूची 8 में है, प्लस 2 अंग्रेजी व राजस्थानी के लिए, तो टोटल कितनी होगी? 24। अब आपने देखा होगा कि आपके उत्तराखंड के बुकों में, ज्यादातर बुकों में लिखा होगा कि उत्तराखंड में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार विजेता पहले 1992 में कौन थे? रस्किन बॉन्ड, है ना, रस्किन बॉन्ड थे। अब देखिएगा, दोनों को मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के पहले साहित्यिक अकादमी पुरस्कार विजेता सुमित्रा नंदन पंत थे और इन्होंने किस क्षेत्र में जीता? हिंदी के क्षेत्र में जीता। और उत्तराखंड से इंग्लिश पत्रकारिता यानी इंग्लिश की ओर से, मतलब जो इंग्लिश में राइटिंग करते थे, तो इंग्लिश में पहली बार साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति रस्किन बॉन्ड थे, क्योंकि ये अंग्रेजी में अपनी साहित्यिक रचनाएं करते थे। ठीक है, और सुमित्रा नंदन पंत हिंदी में। ओवरऑल आपसे क्वेश्चन आए, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे मैंने आपको खोल के दिया है कि 22 भाषाओं में दिया जाता है साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, प्लस अंग्रेजी प्लस राजस्थानी, तो वर्तमान में 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। तो 24 भाषाओं के लिए हर साल जिसने उल्लेख कर रखा हो अलग अलग भाषाओं के लिए मिलता है। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि 24 भाषाओं को एक साथ ही मिल जाए, समझ में है ना।
तो 1960 में उत्तराखंड में सबसे पहले साहित्यिक अकादमी जीतने वाले जो व्यक्ति थे सुमित्रा नंदन पंत थे, उन्होंने हिंदी में जीता कला और बूढ़ा चांद के लिए। ओवरऑल क्वेश्चन आए। अगर आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है कि उत्तराखंड में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी में पहली बार किसने जीता था, तब आपका आंसर रस्किन बॉन्ड होगा, न कि सुमित्रा नंदन पंत। और सिंपल क्वेश्चन आए उत्तराखंड में पहला किसने जीता था, ऐसा पूछे, आंख बंद करके सुमित्रा नंदन पंत जो है आंसर मार के आ जाओ। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखिएगा इनको क्या हुआ, भारत सरकार ने 1961 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। ठीक है, 1961 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। इसके बाद देखिएगा 1964 में इनका सबसे बड़ा महाकाव्य है, याद रखिएगा, इनका सबसे बड़ा महाकाव्य है लोकायतन। समझ में ना, लोकायतन इनका सबसे बड़ा महाकाव्य है, याद रखिएगा, 1964 में प्रकाशित हुआ। इसके लिए इन्हें सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार मिला, याद रखिएगा, सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार मिला। ठीक है, शांति पुरस्कार। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सुमित्रा नंद की किस एक महाकाव्य के लिए उन्हें 1964 में सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार मिला, तो कौन सी है, लोकायतन। लोकायतन का प्रकाशन कब हुआ, 1964 में। क्वेश्चन आ सकता है कि लोकायतन क्या है, एक महाकाव्य है, और लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत का सबसे बड़ा महाकाव्य है। सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा बच्चों 1968 में इनको, ठीक है, हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति यही थे। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात बोलो तो बच्चों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत सरकार ने इसकी स्थापना की थी 1961 में, और ज्ञानपीठ पुरस्कार देने शुरू किए 1965 में। और 1965 में जो पहला दिया था वो जी शंकर कुरूप को दिया था, शंकर कुरूप को, और शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए दिया था। ठीक है, मलयालम भाषा के लिए। साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित सिर्फ 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। इसमें अंग्रेजी और वो ऐड नहीं होता है, सिर्फ 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। तो 1965 में जो साहित्यिक अकादमी दिया गया वो मलयालम भाषा के लिए दिया गया, और जीतने वाले व्यक्ति कौन थे, शंकर कुरूप। और हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया, 1968 में। ठीक है, किसको, सुमित्रा नंदन पंत को। किस बुक के लिए, चिदम्बरा के लिए। किसके लिए, चिदम्बरा के लिए। समझ में आया ना, सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेगा। चिदम्बरा के लिए दिया गया था, समझ में ना, 1968 में। इसके अलावा इनके और फैक्ट बताओ तो 1938 में 1938 में कुंवर शंकर प्रताप है इनका नाम। वैसे 1938 में इन्होंने कुंवर शंकर सिंह प्रताप के सुझाव पे या आग्रह पे रूपाब, याद रखिएगा, रूपाब नामक पत्रिका का क्या किया था, संपादन किया था। समझ में आया ना, किसके कहने पे, कुंवर शंकर प्रताप के कहने पे 1938 में रूपाब नामक पत्रिका का संपादन किया था 1938 में। इसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो का नाम, याद रखेगा, ऑल इंडिया रेडियो का नाम इनके सुझाव पर या इनके कहने पर आकाशवाणी रखा गया था। क्या रखा गया था, आकाशवाणी रखा गया था। लिख लीजिएगा, सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है इनके बारे में। ठीक है, जैसे इनकी और पुस्तक है, याद रखिएगा, युगवाणी, पल्लव, ठीक है, वीणा, ग्राम्य, ये इनकी पुस्तक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, विकिपीडिया में कहीं भी देख सकते हो। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने 2015 में, याद रखेगा, श्रीदेव सुमन पर डाक टिकट जारी किया था। कब, 2015 पे। ठीक है, इन पे क्या किया था, डाक टिकट जारी किया था, याद रखेगा। तो ये आपका क्या रहा, ओवरऑल सुमित्रा नंदन पंत का एक बायोग्राफी रही जो काफी इंपोर्टेंट है। इसके जो भी मैंने फैक्ट बताए हैं सारे याद कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी नहीं छोड़ना है। अब देखिएगा बलदेव आर्य की बात करते हैं हम। बलदेव आर्य, इनका जन्म 1912 पौड़ी में हुआ, 1912 पौड़ी में हुआ। ठीक है, खास ये है कि ये उत्तराखंड के पहले एमएलए यानी पहले ऐसे विधायक है
जो सबसे लंबे समय तक, याद रखेगा, कैबिनेट में, ठीक है, सबसे लंबे समय तक विधायक और मंत्री परिषद पर, सबसे लंबे समय तक उत्तराखंड में विधायक, उत्तराखंड के पहले व्यक्ति सबसे लंबे समय तक विधायक व मंत्री पद पर, ठीक है, मंत्री पद पर जो है मतलब पद पर बने रहे। समझ में आया ना? तो क्वेश्चन आ सकता है उत्तराखंड के कौन से विधायक है जो सबसे लंबे समय तक विधायक व मंत्री परिषद पर रहे, तो वो कौन रहे? बलदेव आर्य। इसके अलावा ये हरिजन सेवक संघ, समझ में आया ना, हरिजन सेवक संघ के उपाध्यक्ष भी चुने गए, याद रखिएगा, क्या चुने गए? उपाध्यक्ष। जो हरिजन पत्रिका है ये निकाली गई थी गांधी जी के द्वारा, कब? 1933 के आसपास में हरिजन पत्रिका गांधी जी द्वारा निकाली गई थी। तो हरिजन सेवक संघ के उपाध्यक्ष रहने का भी मौका किसे मिला था? बलदेव आर्य का, जिनका जन्म 1912 पौड़ी में हुआ था। एमएलए और विधायक और मंत्री परिषद बनने वाले उत्तराखंड के सबसे लंबे समय तक यह व्यक्ति है, याद रखिएगा। ठीक है, आया समझ में? अब बात करते हैं प्रोफेसर डीडी शर्मा की। ठीक है, प्रोफेसर डीडी शर्मा की बात करते हैं। प्रोफेसर डीडी शर्मा की बात करते हैं। जन्म हुआ था 1924 नैनीताल में, लिख लीजिएगा, नैनीताल में। ठीक है, नैनीताल में जन्म हुआ था, याद रखिएगा। जंगलिया गांव था। प्रोफेसर डीडी शर्मा क्यों खास है बच्चों? पता है, हिमालय की जितनी भी जनजातियां हैं, मोस्ट ऑफ, ठीक है, हिमालय की जितनी भी जनजातियां हैं उन सभी का इन्होंने, जो भी जनजाति है उनका एक रिसर्च करके उनकी भाषाओं का अध्ययन कर रखा है। ठीक है, ये बहुत बड़े भाषाविद और जो है, समझ में आ रहा ना, एक प्रकार से कह सकते हो कि आपका भाषा शास्त्री है और प्राचार्य भी थे। और भाषा शास्त्री खासकर किसके? इन जनजातीय क्षेत्रों के। कहाँ वाले? खासकर हिमालय क्षेत्र के जो जनजातियां हैं उनकी इन्होंने काफी रिसर्च किया। इवन मैं आपको बता दूं इन्होंने क्या किया, जो हिमालय क्षेत्र की जितनी भी जनजातियां हैं उनके जो भी जनजातियों की बोली है उनको 12 भागों में, याद रखिएगा, 12 भागों में प्रकाशित कर संपादित किया। समझ में ना, प्रकाशित कर संपादित किया, याद रखिएगा, 12 भागों में। क्वेश्चन आ चुका है कि किसने हिमालय की जनजातियों पर जो है भाषा पर जो है 12 भागों में प्रकाशित किया है, तो प्रोफेसर डीडी शर्मा, ये आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, 12 भागों में। तो इनके इस, समझ में ना, इवेंट के लिए 1984 में, याद रखिएगा, ठीक है, 1984 में इन्हें एक पुरस्कार है जिसका नाम है, आप लिख लीजिएगा, एमेरेटिस ऑफ फिलॉसफी। एमेरेटिस फिलॉसफी, समझ में ना, 1984 में इसके लिए इन्हें एमेरेटिस ऑफ फिलॉसफी दिया गया, याद रखिएगा, एमेरेटिस ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, इसके लिए याद रखिएगा। समझ में आना, 12 भागों में प्रकाशित किया और इसके लिए इन्हें 1984 में एमेरेटिस ऑफ फिलॉसफी पुरस्कार दिया गया। समझ में आना, ये हिमालय क्षेत्र की जो जनजातियां है, याद रखिएगा, मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, हिमालय क्षेत्र की जो जनजातियां हैं, ठीक है, तो उनके भाषाओं का अध्ययन का अगर आपको बुक पढ़नी है तो प्रोफेसर डीडी शर्मा की पढ़ लीजिएगा, सबसे बेहतरीन जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे जाके इन्होंने वहां से क्या कर रखा है, रिसर्च और कंटेंट डेवलप कर रखा है। समझ में आना, प्रोफेसर डीडी शर्मा ने, याद रखेगा। तो इनको क्या किया, इसके बाद इन्हीं 12 भागों में प्रकाशित करने के लिए, ठीक है, इंग्लैंड का एक स्कूल है कैम्ब्रिज, वैसे वहां भी है, कोलंबिया तो वहां है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है, उसने 1997-98 में, याद रखेगा, ठीक है, इंग्लैंड का जो स्कूल है फिलॉसफी ऑफ कैम्ब्रिज करके है ऐसा स्कूल, इसने 1997-98 में, ठीक है, प्रोफेसर डीडी शर्मा को हिमालयी क्षेत्र की जो जनजातियां हैं, ठीक है, उनके भाषाई अध्ययन के लिए, याद रखिएगा, क्या कर रखा है, 1997-98 में अंतरराष्ट्रीय व्यक्ति घोषित किया इस टाइम पे। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ईयर ऑफ पर्सन घोषित किया। ठीक है, पर्सन घोषित किया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोफेसर डीडी शर्मा को इंग्लैंड की फिलॉसफी ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने अंतरराष्ट्रीय ईयर ऑफ पर्सन कब घोषित किया? 1997-98 में। क्यों किया? दैट इज रीजन। सीधा सिंपल जवाब, क्योंकि सर इन्होंने जो है हिमालय की जो जनजातियां हैं उनके जितनी भी भाषाएं होती है उनके 12 भागों का अध्ययन कर उसको क्या कर रखा है, संपादित कर उसको प्रकाशित किया, जिससे लोगों को हिमालय की जनजातियों की जो भाषाएं हैं
और उनके जो कल्चर्स हैं उनके बारे में पता चला और विश्व स्तर लेवल पे ये फैला था। हिमालय आप सिर्फ भारत में मत समझिएगा, ठीक है। हिमालय आपका चीन में भी है, ऊपर तिब्बत वाला भी क्षेत्र आपने देखा होगा, 2500 किलोमीटर की रेंज है। तो पूरे हिमालय क्षेत्र में जितनी जनजातियां रहती है, मोस्ट ऑफ जनजातियों का इन्होंने क्या किया है, अध्ययन किया है और 12 भागों में संकलित कर उसे प्रकाशित किया। पहले तो इन्हें क्या दिया गया, फिलोसफी पुरस्कार दिया गया, एमेरिटिक फिलोसफी पुरस्कार दिया गया 1984 में इसके लिए, और 1997-98 में इन्हें अंतरराष्ट्रीय ईयर ऑफ द पर्सन घोषित किया गया, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा भारत सरकार ने, ठीक है, 2000 में इनके इन्हीं कामों के लिए इन्हें सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स, याद रखिएगा, सर्टिफिकेट्स ऑफ ऑनर की उपाधि दी राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। ये राष्ट्रपति द्वारा उपाधि दी जाती है, याद रखिएगा, सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स, ठीक है। तो 2000 में इन्हें सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स उपाधि दी। क्वेश्चन ऐसे भी बना सकता है यूपीडब्ल्यूएससी कि प्रोफेसर डी शर्मा को सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स की उपाधि राष्ट्रपति द्वारा कब दी गई, 2000 में। समझ में आया ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले है प्रोफेसर शशिधर शर्मा, डॉक्टर शशिधर शर्मा, ठीक है। अगली पर्सनालिटी है डॉक्टर शशिधर शर्मा। जन्म हुआ था 1934 में, 1934 ही है आई थिंक, है ना, 1935 सॉरी, 1935। इनकी कुछ उपाधियां हैं, लिख लीजिएगा। उपाधियां: महोपाध्याय, शास्त्रार्थ, ये उनकी उपाधि है, शास्त्रार्थ और महोपाध्याय। ये संस्कृत के बिल्कुल मतलब कह सकते हो कि उच्च कोटि के विद्वान थे, ठीक है। संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान थे, याद रखेगा। समझ में आया ना। ये विवाद है बच्चों, डॉक्टर शशिधर शर्मा, क्या विवाद है, समझ में आया ना। बिना पीएचडी किए हुए इन्हें संस्कृत में, मतलब उस भाषा में डीएलएड, डीएलडी ऐसा ही है कुछ नाम, डिलीट, सॉरी, पीएचडी बिना किए हुए डिलीट की डिग्री मिली, डिलीट की डिग्री मिली। तो बिना पीएचडी किए हुए डिलीट की डिग्री पाने वाले ये विश्व के एकमात्र अपवादित आदमी हैं। कौन? डॉक्टर शशिधर शर्मा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड के वो कौन से व्यक्ति है जिन्हें बिना पीएचडी किए हुए डिलीट की उपाधि दी गई। तो आपका आंसर क्या होगा? डॉक्टर शशिधर शर्मा। और संस्कृत के बहुत जाने माने ये क्या है, विद्वान है, याद रखेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको इसी याद के लिए, इसी चीज के लिए भारत सरकार ने 1985 में इन्हें जो है सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स उपाधि दी गई राष्ट्रपति द्वारा। लिख लीजिएगा, सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स, ठीक है। 1991 में इन्हें विश्व रत्न की उपाधि दी गई, याद रखना। किसकी? विश्व रत्न की उपाधि दी गई। इनकी उपाधि याद रखेगा, क्वेश्चन आ सकता है उत्तराखंड में किस व्यक्ति की उपाधि महोपाध्याय है या शास्त्रार्थ है, ठीक है। डॉक्टर शशिधर शर्मा। क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तराखंड में बिना पीएचडी के डिलीट की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र व्यक्ति डॉक्टर शशिधर शर्मा, ठीक है। किसके विद्वान थे? संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। और इन्हें विश्व रत्न की उपाधि कब मिली? 1991 में मिली, याद रखेगा। समझ में आया ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। डेली 5-5, 6-6 पर्सनालिटियां पढ़ाते रहूंगा तो जल्दी कवर हो जाएगा। जो 40 टारगेट कर रखी है मैंने, वो जल्दी अचीवमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो पढ़ते रहिएगा, एंजॉय कर लीजिएगा। आज मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि आपको अपने आप को पंप करना है ना। तो अब तो मैं आ ही रहा हूँ, ठीक है। आधे घंटे बहुत होता है यार, आधे घंटे 35 मिनट की वीडियो बहुत होता है, क्योंकि मैंने आपको बोल रखा है मेरा भी काम है। जल्दी देखते हैं, कुछ अलग प्लान बनाने की सोच रहा हूँ मैं। थोड़ा मैं भी फ्री होना चाहता हूँ कि मैं भी थोड़ा मेंस की तैयारी करूँ। तो हफ्ते में 3 या 4 दिन की मैनेज करूँगा, लेकिन लाइव आके तब मैनेज करूंगा जब लाइव आके हर दिन 1.5 घंटे की क्लास दूंगा, ठीक है। 3 दिन हफ्ते में जो है 1.5 घंटे की क्लास दूंगा और एक ही बार में एक सब्जेक्ट करके दूंगा, हिंदी, उत्तराखंड और जीएस। जैसे आधे घंटे में इतना कवर हो रहा है तो 1.5 घंटे में क्या हो जाएगा, 3 दिन का कवर हो जाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ प्लान बनाते हैं जिससे अच्छा होगा। और बाकी आप लोग पढ़ते रहिएगा। मैंने आपको कह रखा है कि प्रैक्टिस सेट इस बीच में ज़्यादा से ज़्यादा करें। पेपर आने वाले हैं, आपके डेटों की अलाउंस हो सकता है। जो भी आपकी कमियां बेसियां है उन सबको जल्दी जल्दी जो है पार कर दीजिएगा। फिर बाद में आपको समय मिले या ना मिले, इससे अच्छा है कि आप उससे पहले ही उस चीज़ को कवर कर लें, है ना। बाकी
उत्तराखंड फेमस पर्सनैलिटी के लिए बहुत सारे फ़ोन आए थे, कॉल्स आए थे। आप ये मत सोचना कि कोर्स नहीं चल रहा, वो चलेगा बिल्कुल। मैंने स्टॉप करके पहले सोचा कि इस पे ताबड़तोड़ हमला करें, जिससे कि आपको सारा समझ में आ जाएगा। बहुत सारा क्राउड, बहुत सारे लोगों का फ़ोन भी आया था कल, क्योंकि मैंने पोस्ट लगाई थी, स्टोरी लगाई थी, तो काफ़ी मैसेज आए थे। तो उन लोगों से यही मैसेज है वो देखते हैं। तो मेरे इसी यूथ क्लास पे ही सारा कुछ आएगा, कंटेंट जो भी आएगा, ठीक है, इसी पे आएगा जो भी आएगा। बेसंकोच आप पढ़ते रहिएगा कंटेंट की, आप लोग टेंशन ना करें। जो भी मैं आपको उत्तराखंड का दूंगा, हिंदी का दूंगा, ठीक है। कंटेंट आपका UKSSC बेस्ड ही रहेगा, और पूरी कोशिश करूंगा कि कंटेंट जो हो रिसर्च के साथ हो, और जिस तरीके से UKSSC पैटर्न बना रहा है उसी आधारित या उसी पैटर्न के अनुसार जो है हम अपने आप को ढाले, सांचे में डाले, ठीक है। वो मेन है यार, समझ में आया ना। पढ़ाने के लिए तो कुछ भी पढ़ा दिया, बेसिक तो आपने पढ़ लिया होगा मोस्टली, अभी तक तो बेसिक पढ़ लिया होगा आपने। मैंने कहा प्लेलिस्ट कर लेना, ये कर लेना, कुछ बहुत आप एफर्ट करवाओ, है ना। तो ये है मतलब, है ना। तो इस तरीके से हम लोग चलेंगे और आप साथ दीजिएगा, है ना। जल्दी ही हम लोग कुछ नया जो है प्लान करते हैं। और आज ये चौथी क्लास है, शायद आई थिंक कंटिन्यू दे रहा हूँ मैं, है ना। इस हफ्ते तो बिल्कुल कंटिन्यू चल रखा है, तो आप लोग टेंशन ना करें, ठीक है। तो कभी कभी काम होंगे तो मैं लिख दूंगा, बाकी अब कंटिन्यू चलेंगे। और हाँ, मैं कह रहा हूँ, मुझे अपने मेंस की भी तैयारी करनी है, तो मैंने आपको बोल दिया है कि हफ्ते में 3 दिन वाला प्लान जो है वो तैयार करूंगा, जब क्लास 1 घंटे से ऊपर की होगी, लाइव की होगी, ठीक है। उसमें लाइव होगा, लाइव सेशन चलेगा। तो जब हफ्ते में क्या होगा बताइएगा, लाइव क्लास चलेगी 1 से। एक्चुअल में सॉफ्टवेयर का इशू है ना, मेन दिक्कत तो वही है, वरना मुझे क्या दिक्कत है बताओ। वाईफाई में खर्च कर रहा हूँ हर महीने बार 100 रुपये, एयरटेल का लगा रखा है उसमें स्पीड आने के लिए। स्पीड का कोई इशू ही नहीं था, सारा स्पीड उसका था। तो अब इस बीच में थोड़ा रेस्ट लूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मेरे बैक में दर्द है, तो मुझे हर 1.5 महीने में, 2 महीने में जो है थेरेपी करवाने जाना पड़ता है। तो हो सकता है कि मैं इस महीने लास्ट में निकल जाऊँ, तो वहीं सॉफ्टवेयर जो है डलवा के ले आऊँगा, बढ़िया से वहाँ चेक करके ले आऊँगा, सारा सिस्टम ले जाऊँगा। तो अगर नहीं भी होगा लाइव, तो हफ्ते में अगर 3 दिन लाइव नहीं आऊँगा, 3 दिन नहीं, फिर तो यार करूँगा जितने दिन भी होगा, 4 दिन तो दूंगा ही दूंगा, 4-5 दिन, ठीक है। बाकी मेरा थोड़ा बैक का प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आजकल हल्की फुल्की दिक्कत होनी शुरू हो गई है, तो मुझे उसकी थेरेपी भी करवानी है। तो फिलहाल तो ऑफलाइन भी करवाया है, ऐसे सडनली जा नहीं सकता हूँ। तो इस महीने देखते हैं, लास्ट में करवाने देहरादून आ सकता हूँ मैं, है ना। तो बाकी वहाँ पे मैं सारा सॉफ्टवेयर, सारी चीज़ें डलवा लूँगा, और जल्दी ही मैं कोशिश करता हूँ कि लाइव का मैनेजमेंट करूँ, क्योंकि लाइव में ऐसा होता है ना, किसी दिन भर बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें भी करवा सकता हूँ खाली आजकल, क्योंकि मैं 10 से 4 बजे कहीं नहीं जाता हूँ, अपना पूरा ऑफिस का काम कर लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं होती। तो काम भी जल्दी होते हैं और सब चीज़ जल्दी होते हैं, तो समय मिल जाता है। तो शाम को लगभग मैं खाली हो जाता हूँ, अपनी भी तैयारी करता हूँ और आपके लिए भी कंटेंट तैयार करता हूँ, है ना। तो किसी दिन काम हो जाएंगे मेरे ऑफिस के सारे, तो मैं आपको दिन भर भी पढ़ा दूंगा, है ना। जैसे पिछली बार करवाया था, 2.5-3 घंटे की क्लास दी थी, ऐसा कुछ करवाऊंगा मैं, ठीक है। ऐसा कुछ सोच रहा हूँ आपके लिए कि सारा इंपॉर्टेंट डाटा आपको करवा दूंगा। तो पढ़िए, है ना, पढ़ते रहिएगा, और अच्छा कंटेंट जो है इसको रिवाइज भी करते रहना, ठीक है। डेली रिवाइज भी करते रहना। तो ये रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, जिससे कि आपका सारा जो है दिमाग में आ जाएगा। तो पढ़ें, रिवाइज करें, प्रैक्टिस पेपर ज़्यादा करें, जो चीज़ें नहीं आ रही उन पे ज़्यादा फोकस करें, और जहाँ पे भी प्रैक्टिस सेट दे रहे हो वहाँ 60 नंबर आ रहा तो उसे 70 नंबर की ले जाने की पूरी कोशिश करो, ठीक है। कैसे नहीं आएंगे, सारा जो भी तोड़ आपके पास है वो सारे निकाल दो, ठीक है। इसी के साथ सभी लोगों को शुभ रात्रि और गुड लक आने वाले एग्जामों के लिए, ठीक है। अच्छी लगती है तो कमेंट भी कर दिया करो यार, या मैसेज भी कर दिया करो, है ना, कि सर सीरीज अच्छी लग रही है करके। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट करिएगा और मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसको कंटिन्यू करेंगे हम। ओके, चलेगा, गुड लक, ठीक है।